हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैंप। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जो कि हमने हमारे आसपास के लोगों में कहीं ना कहीं देखी होगी, सुनी होगी। हमें पता होगा कि किसी ना किसी हमारे रिलेटिव को या दोस्त को या फिर किसी दोस्त के रिलेटिव को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या तो फिर जिसे हम शुगर की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम हिंदी में मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या कंडीशन होती है? ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस इज अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन इज इम्पेयर्ड। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी की एबिलिटी, ठीक है, बॉडी की क्षमता क्या करने की, टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड इंसुलिन, ठीक है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उसको बनाने की कैपेबिलिटी या यूज करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब कि खराब हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, ठीक है, जिसमें कुछ खराबी आ गई हो। किसके लिए? इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए, इंसुलिन को बनाने के लिए, या तो फिर इंसुलिन का यूज करने के लिए। ओके, रिजल्टिंग इन एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या यूज करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा लंबे पीरियड के लिए क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर में रहता है। इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायबिटीज मीनिंग टू पास थ्रू एंड द लैटिन वर्ड मेलाइटिस मीन स्वीट। ठीक है, तो अब इसको अगर हम तोड़ के पढ़े तो ग्रीक भाषा के अंदर डायबिटीज का मतलब क्या होता है, पास थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलता हुआ, और लैटिन वर्ड है मेलाइटिस जिसका मतलब होता है स्वीट, मतलब कि मीठा। ऐसा कोई मीठा पदार्थ जो हमारे क्या है, बॉडी के अंदर बह रहा है, उसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, तो यहाँ पर अब हम एक बहुत ही अच्छी थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का हमारा जो फूड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर, और उसी से क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। हमने खाना खाया, वो टूटा, एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज के रूप में। अब जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने का काम करता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या इंसुलिन का यूटिलाइज हमारी बॉडी अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल उसकी वजह से ज्यादा हो गया। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, स्टोर तो कर नहीं पाएगा एक जगह कहीं पे भी। तो जब भी कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है तो वो क्या होती है, ब्लड के थ्रू हमारी ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हमें मिलता है। ठीक है, हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, तो कैसे करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कैसे पता लगाते हैं, ब्लड टेस्ट करके। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट करके पता चलता है। इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन से प्रिक करके उस पर ब्लड लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, शुगर की क्वांटिटी चेक करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि डायबिटीज मेलाइटिस कैसे होता है। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे आपके तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कितने टाइप्स के डायबिटीज मेलाइटिस हमें दिख रहे हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, एंड टाइप 2 जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑलमोस्ट टोटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बी सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, अब हमारा जो पैनक्रियास है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बी सेल्स होता है। तो ये बी सेल क्या हो रहा है इसका कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, मतलब कि कंप्लीटली टूट चुका है बी सेल। ये बी सेल अपना कोई भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है, अब फर्स्ट देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज लेस फ्रीक्वेंटली जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, मेनली occurs in childhood particularly between 12 to 15 years of age। ठीक है, जो टाइप 1 होगी, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये जो IDDMS का मतलब क्या हो जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, ये अर्लियर चाइल्डहुड में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका पैनक्रियास का बीटा सेल जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या है, प्रोड्यूस ठीक से नहीं हो रहा। ठीक है,
तो यहाँ हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है वो आपको बचपन में ही हो सकता है। इसीलिए इसे हम और किस नाम से जानते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस अकाउंट्स फॉर अबाउट 10 to 20% ऑफ नोन डायबिटीज। द बीटा सेल डिस्ट्रक्शन में बी कॉज्ड बाय। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन, जो पैनक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, उसके कौन से कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारी ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, जब हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, सभी के बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी का सिस्टम होता है। किसी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, किसी की वीक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक वेरिएशन द बीटा सेल आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ एंड दे डिस्ट्रॉयड बाय बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने आप को ही किल कर देगी। ठीक है, अपने अच्छे वाले सेल्स को खा लेते हैं। ठीक है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है वो क्या करते हैं, अपने हेल्दी सेल्स को भी खाने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या हो गया, अगर किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन कर दिया, अपने अच्छे सेल को खा लिया उसने, तो भी क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन अराइज होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड क्या है, ड्रग्स और टॉक्सिन और वायरसेस ट्रिगर्स ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल प्रोबेबली ओवर अ सेवरल पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक के किसी भी ड्रग का अब्यूज कर रहे हो, कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जो आपकी बॉडी में बीटा सेल का बनाव पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 आपकी बॉडी में ऑकर होते हुए दिखाई दे सकती है। Usually, the symptoms of diabetes appear when 80 to 90% of the beta cell have been destroyed. The pancreas ultimately fails to secrete insulin in response to glucose ingestion. The patients of insulin dependent diabetes mellitus require insulin therapy. ठीक है, तो अब यहाँ पर इस लाइन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि कब पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, जबकि बीटा सेल 80 से 90% तक के डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, मतलब आपका बॉडी इंसुलिन का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तब पता चलता है कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, इसी के साथ में हम क्या देख रहे हैं, इंसुलिन क्या करता है, इंजेक्शन करना बंद कर देता है ग्लूकोज का, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ना ही बंद कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वो तोड़ेगा कैसे। इंसुलिन प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पैनक्रियास के पास बीटा सेल नहीं है। बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस। अब ना तो इंसुलिन बन रहा है बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज टूटेगा ही कैसे हमारा, है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इसके 3 कारण हैं, कौन से ऑटो इम्यूनिटी, ड्रग और टॉक्सिन्स अगर आप ज्यादा अमाउंट में अब्यूज कर रहे हो उसकी वजह से, और थर्ड क्या हो जाएगा, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से तो उसके कारण। ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज होता है, इंसुलिन का यूज किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल यहाँ पर प्रेजेंट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, पर ये क्या कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम अमाउंट में कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर ले तो किसी किसी को हैवी पीरियड होते हैं, किसी किसी को बहुत ही कम पीरियड होते हैं, किसी बहुत कम ब्लीडिंग होती है, क्रैम्प भी नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल तो प्रेजेंट है, पर वो क्या कर रही है, सिक्रेशन कम कर रही है इंसुलिन का, या तो फिर इंसुलिन आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, इंसुलिन को वो अपना काम ही समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां पर कुछ दिनों के लिए हमें हमें आता भले ही सब कुछ हो, पर हमें काम समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ करना है, कहाँ से चीजें उठानी है, कहाँ को रखना है। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन अपना काम करना भूल जाए, इंसुलिन रेजिस्ट करे कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे ठीक से, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ऑकर होता है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है, इंसुलिन का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है पर बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, या तो फिर इंसुलिन सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, NIDDM को क्या पढ़ेंगे हम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, ऑल्सो कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज और लेस frequently adult onset diabetes is the most common, accounting for 80 to 90% of the diabetic population। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये सबसे ज्यादा हमें एडल्ट्स में देखने को मिलता है। जिन लोगों को 25-30 साल के बाद में पता चलता है, 45 साल में ओल्ड एज में पता चलता है कि हमको डायबिटीज जैसी कंडीशन हो रही है, वो होती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। और अर्लियर चाइल्डहुड में अगर आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज मेलाइटस जैसी कंडीशन है, तो वो क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, यहाँ पे हमें इतना ही समझना है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ऑकर्स इन एडल्ट्स यूजुअली अबाउट 35 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लाइन में कि अगर एल्डरली में हो रहा है, ठीक है, आपको 35 ईयर्स में पता चल रहा है या तो फिर आपको 50 ईयर्स में पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड लेस इज सीवियर देन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और ये कम सीवियर होता है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, पर इंसुलिन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा ना यहाँ पे। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं था क्योंकि बीटा सेल क्या थे, डिस्ट्रॉयड थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इंक्लूड जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, अब जेनेटिक और एनवायरमेंटल कैसे होगा, क्या कारण होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस मोर कॉमनली ऑकर्स इन ओबीस इंडिविजुअल। ठीक है, ओबीस इंडिविजुअल क्या होते हैं, जिनका बीएमआई रेट ज्यादा होता है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है, ठीक है, इंडेक्स ज्यादा होता है, बीएमआई बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, फैट स्टोरेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो ओबीस इंडिविजुअल्स को डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओवर ईटिंग coupled with other activity leading to obesity is associated with development of non-insulin dependent diabetes mellitus. Obesity acts as a diabetogenic factor and leads to decreased insulin receptors on the insulin responsive target cells. Okay, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको ओवर ईटिंग करने की ओवर ईट करते हैं आप, बहुत ज्यादा आपको खाना दिखता है, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आप दिन भर खाते रहते, कुछ ना कुछ खाते रहते, ऑयली फूड्स खाते हैं, बाहर का कुछ खा रहे हैं, ठीक है, बाहर की चीजें आपको खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सारी चीजें जितना भी हम अमाउंट में खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर इन्हीं में जाके टूटता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम इन्हीं में जाकर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब आप सोचो, आप जितना ज्यादा हाई कार्ब्स को खाओगे, जितना ज्यादा हाई प्रोटीन को खाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी क्या करेगा, एक्ट करेगा। अगर आप फैट ज्यादा खा रहे हो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हो, तो वो क्या किस चीज में टूटता है जाकर के, वो एट द एंड टूटता है ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज आपकी बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा आप बॉडी को ग्लूकोज खाने के रूप में दे दो, कई पेशेंट्स ऐसे आकर के बोलते हैं कि हमको मीठा खाना तो पसंद भी नहीं है, फिर भी हमें डायबिटीज मेलाइटिस कैसे हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता। आप अगर ओवर ईट कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हो, तो वो भी आपकी बॉडी में जा करके ग्लूकोज ही बनाता है। ठीक है, इतना आपको समझने की बहुत ही ज्यादा अच्छे से जरूरत है। अगर आप दिन भर खाना खाओगे, दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाओगे, दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहोगे, बाहर से ऑर्डर करते रहोगे, और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो है, आप ऑफिस जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, दिन भर बोल रहे हो हम लोग तो घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर जो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो आपकी बॉडी की नीड होती है, जिन एक्सरसाइजेस की नीड होती है, आप वो तो प्रॉपर नहीं कर रहे। आप दिन भर आपका काम कर रहे हो ना, जा रहे हो, आ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पर जो एक्चुअल एक्टिविटी आपकी बॉडी को चाहिए हेल्दी रहने की, वो आपको नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट का स्टोरेज होते जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज बनाते जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, और ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है, उसको क्या है, फैट की वजह से, क्योंकि क्या होता है, आपकी बॉडी है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी एक जैसे हम एक पाइप को ले लेते हैं। ओके, अब हमारे पास में क्या है, एक पाइप है, अब उसके अंदर से अगर हम ऑयल को डालें, और वही सेम पाइप से हम लोग कचरे को भी डालें, ठीक है, पानी को भी डालें, तो अब उसके पास में क्या हो जाएगा, ऑयल चिपका पहले, ठीक है, पाइप के अंदर में ऑयल चिपका पहले, ऑयल के बाद में क्या चिपका, उसमें कचरा, कचरा चिपक गया पूरा। अब उसमें से पानी डालेंगे, तो पानी क्या होगा, उसी डेंसिटी से फ्लो करेगा क्या, जो फ्लो रेट है उसका उसी से फ्लो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, कचरा चिपका हुआ है, जो प्रॉब्लम करेगा उस पाइप को, और आगे जा करके क्या है, उस पाइप में कहीं ना कहीं कचरा फंसेगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो यही क्या करता है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स पर भी जो फैट है ना, वो चिपकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अगर आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर भी रही है, तो क्या होगा, उसको वो सेल नहीं मिलेगी जिनसे चिपक के, जिनके पास अटक के वो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है।
आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम कोई दूसरे अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, द पेशेंट ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में हैव ईदर नॉर्मल और इवन इंक्रीज्ड इंसुलिन लेवल्स, मतलब कि इनके पास इंसुलिन का लेवल है, ठीक है, पर उसका यूटिलाइजेशन ही प्रॉपर से नहीं हो रहा। Many times, weight reduction by diet control alone is often sufficient to correct non-insulin dependent diabetes mellitus। तो diabetes mellitus टाइप 2 diabetes mellitus पेशेंट को भी हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना है, दिन भर नहीं खाते रहना है, आपके मील आपको सिक्योर करके रखने। मॉर्निंग में आप अच्छा खासा मील लीजिए, दोपहर में आप थोड़ा सा हल्का मील लीजिए, इवनिंग में 7 के पहले खाइए, उसके बाद में खाना मत खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी का बेस्ट फास्टिंग टाइम हो जाता है आफ्टर 7। ठीक है, 7 बजे से आप मॉर्निंग के 7 बजे तक के क्या हो भूखे हो, तो ये क्या हो गया 12 आवर का 12 आवरली आपका फास्टिंग टाइम हो गया। तो ये आपको दिन भर भूखे रहने की जरूरत नहीं है, आपकी एक्टिविटी करने के लिए जितना इनफ फूड है आपको मिल रहा है ऑब्वियसली, और इसके साथ में आपको एक्सरसाइज करते रहनी है, आपके वेट रिडक्शन पे काम करना है, डेली लाइफस्टाइल पे काम करना है, तो हो सकता है आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विदाउट एनी ड्रग, इंसुलिन और कुछ भी लिए ठीक हो जाए। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया पैनक्रियाज का, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इतना समझ में आया। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में बीटा सेल प्रेजेंट है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है पर कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहा है, या तो फिर आपकी बॉडी में फैट इतना ज्यादा हो चुका है कि वो जो इंसुलिन है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, और ये हमेशा एल्डरली में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डायबिटीज मेलाइटिस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज मेलाइटिस एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, और प्री डायबिटीज आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर्स देखेंगे। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेनीडियल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। आपने देखा होगा कभी अगर आपका कभी फास्टिंग शुगर हुआ है, या आपका कभी ना कभी शुगर टेस्ट हुआ है, या आपके किसी रिलेटिव का शुगर टेस्ट हुआ है, तो उनको 2-3 चीजें बताई जाती है कि आपको बिना कुछ खाए पिए मॉर्निंग में आकर के ब्लड टेस्ट कराना, आपका शुगर टेस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद में एक ये भी बताया जाता है कि आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको क्या कराना है, आपका शुगर टेस्ट कराना है। या फिर जब भी कोई शुगर टेस्ट कराने जाता है, रूटीन चेकअप कराने के लिए जाता है, तो उसको क्या पूछते हैं शुगर टेस्ट के लिए कि आपने कुछ खाया है या बिना कुछ खाए पिए आए हो टेस्ट कराने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं ब्लड में शुगर के लेवल को। ठीक है, ऑफकोर्स आप कुछ खा लोगे, आप कुछ खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी काम करना स्टार्ट कर देती है ना, डाइजेशन स्टार्ट कर लेती है, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज हो गया वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इंसुलिन ने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया, तो आपके ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ही आएगा। इसीलिए पता करना कि आपने अभी खाना खाया है, 2 घंटे बाद खाया था, 2 घंटे पहले खाया था, अभी तुरंत खा के आए हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, जिसको हम FBS के नाम से भी जानते हैं, तो इसका अमाउंट कितना होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, 110 टू 125 mg पर DL होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैरामीटर होता है। अब डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को कितना हो जाएगा, 126 mg पर DL। ठीक है, इससे ऊपर वाला अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है तो ये क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस उसके अंदर प्रेजेंट है। और प्री डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, क्या हो जाएगा, जिसकी रेंज 110 से 125 के बीच में आ रही है, मतलब 100 के ऊपर आ रही है, उसको हम लोग प्री डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड शुगर, ये PP, इसको हम लोग क्लिनिकल सेटिंग में PP के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, मोस्टली मेनली 1.5 घंटे से लेकर के 2-2.5 घंटे के बीच में किया जाता है इसको। तो पेशेंट अगर प्री डायबिटिक है तो उसकी रीडिंग आएगी 150 से 200 के बीच में, 140 टू 199 mg पर DL। ओके, और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो 200 या उससे ज्यादा भी आ सकती है। रैंडम ब्लड शुगर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम ब्लड शुगर कभी भी अचानक से कर लिया, अगर ब्लड शुगर टेस्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस में पेशेंट का क्या हो जाएगा, 200 या उससे ऊपर की रीडिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाएंगे हमारे डायबिटीज मेलाइटिस के। अब डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग हो, आपके घर के मेंबर्स हो, छोटे बच्चे हो, जिनमें ऐसे साइन सिम्टम्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं और आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास आप कैसे जाओगे, साइन एंड सिम्टम्स को डिटरमाइन करके, है ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लाइकोसूरिया। अब ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। आपका जो यूरिन है उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के साथ में एक यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं। जो भी पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन होती है उसको फ्रीक्वेंटली क्या आता है, यूरिनेशन कर, ठीक है, मतलब बार बार क्या करता है, वो टॉयलेट जाते रहता है। पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया है, इसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज थर्स्ट। अब बार बार कोई पर्सन क्या कर रहा है, यूरिनेशन करने के लिए जा रहा है तो उसको प्यास भी तो उतनी ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्या है, वेट लॉस। अगर पेशेंट का सीवियरली वेट लॉस होते हुए आपको दिखाई दे रहा है अचानक से, अचानक से आपको क्या है 10-12 दिन में पेशेंट का वेट लॉस होते दिखाई दिया, ठीक है। इसके साथ में फटीग एंड वीकनेस, कुछ भी काम करने जाए पेशेंट जल्दी से थक जाता है, कोई भी काम करने जाए व्यक्ति बहुत जल्दी उसको थकान होने लग जाती है। ब्लड विजन, ठीक है, विजन में क्या होना, प्रॉब्लम होना, देखने में पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाती है। टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट रेट, जैसे ही चलना स्टार्ट किया वैसे ही क्या होती है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। 4 कदम नहीं चले, मतलब अगर उनको बोल दो कि 2 ब्लॉक चल के जाना है आपको, 10 मिनट आपको चल के फिर यहाँ पे एक शॉप है वहां पर आना है आपको, तो पेशेंट की हार्ट रेट इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछो मत, उसको बहुत बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, जोर जोर से सांस लेना पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। हाई रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, जो भी डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि उनको अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है तो वो इजीली ट्रीट नहीं हो पाता, ठीक है। नमनेस और टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज स्पेशली फीट, ठीक है। नमनेस होना, झुंझुनाहट आना, टिंगलिंग के सेंसेशन होना, ठीक है, कहाँ पर, फीट में। फ्रूटी ब्रेथ एंड ड्राई माउथ, ठीक है, उनकी जो स्मेल आती है, माउथ से स्मेल आती है, वो बहुत ही ज्यादा फनी टाइप की होना, और बार बार मुंह का ड्राई होना, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, डायबिटीज मेलाइटिस के। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, हेरिडिटरी, मतलब अगर जेनेटिकली किसी को है, आपके पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो क्या हो सकता है, आपको भी डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन होकर हो सकती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी की हमने बात करी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में कि अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो तो वो क्या करता है, जा करके आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो ग्लूकोज क्या करेगा, फिर आपकी बॉडी में उसका इंसुलिन के अकॉर्डिंग तो तोड़ लेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ब्लड में बहते रहेगा। एज, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, अगर आपकी एज ज्यादा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो इम्यूनोलॉजी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वीक होते जा रही है, तो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। वायरसेस, ऐसा कोई वायरस है जो आपकी बॉडी में ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, पैनक्रियास को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से बीटा सेल भी डैमेज हो गया, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन को बंद कर देगा। फिजिकल ट्रॉमा टू पैनक्रियास, फिजिकल ट्रॉमा मतलब कि आपको पैनक्रियास के ऊपर, जहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट होता है वहां पर कोई चीज आपको शार्प ऑब्जेक्ट लग गया हो, कुछ चीज आपके ऊपर आकर के गिर गई हो, जिसकी वजह से आपका पैनक्रियास डैमेज हो गया, बीटा सेल डैमेज हो गया। ड्रग्स, आप बहुत ही ज्यादा हाई अल्कोहल का यूज करते हो, बहुत कोई ड्रग्स का यूज करते हो, या कोई ऐसी मेडिकेशन पे हो जो कि क्या कर रही है, पैनक्रियास के प्रोडक्शन को अल्टरनेट कर रही है। प्रेगनेंसी, आपने प्रेगनेंसी के अंदर भी एक टर्म सुना होगा जिसमें डायबिटीज की कंडीशन होती है, जो मदर होती है उसे क्या होता है, उसमें उसका ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। आप मुझे प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉजेस है डायबिटीज मेलाइटिस के। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस। अब फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, फीचर हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द हॉलमार्क ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। हाइपरग्लाइसीमिया इज प्राइमरली ड्यू टू, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा क्यों होता है, ये हम देख रहे हैं, रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज की जो टूटने की प्रोडक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, ग्लूकोज जो तोड़ता है प्रोसीजर है वो टूटने की, वो क्या हो रहा है, टिश्यू के द्वारा सही से नहीं हो पा रही, उसकी एक्टिविटी कम हो गई, मतलब आपका जो बॉडी सेल टिश्यू है वो ग्लूकोज को प्रॉपरली तोड़ नहीं पा रहा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विया ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलोजेनेसिस। अब आपने ग्लूकोजेनेसिस का एक पूरा साइकिल पढ़ा होगा जिसके अंदर ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलोजेनेसिस नाम की जो प्रोसीजर है वो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रैपिड प्रोडक्शन, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ग्लाइकोजेनेसिस का एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस का। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज बियॉन्ड द रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, ठीक है। अब जब भी हम जो भी चीज खाते पीते हैं वो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा सिक्रीशन होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जो है, सॉरी,
ब्लड के अंदर उसका सिक्रीशन तो हो रहा है, अब ब्लड क्या कर रहा है, उसको सर्कुलेट करता है और फिर फिल्टर होता है। फिल्टर कहाँ पे होता है ब्लड का, हमारा किडनी के अंदर। तो किडनी सारी चीजों को छानती है, अब किडनी सारी चीजों को फिल्टर करती है, तो उसके अंदर प्रोटीन भी फिल्टर होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो वो ग्लूकोज भी फिल्टर होकर के कहीं ना कहीं हमारे यूरिन में आएगा। इसीलिए जब ग्लाइकोसूरिया मतलब ब्लड का और यूरिन का टेस्ट करते हैं, मेनली यूरिन का टेस्ट, तो उसमें आपको क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट दिख जाता है। ठीक है। कीटोएसिडोसिस, अब ये टर्म क्या है, इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड रिजल्ट इन ओवर प्रोडक्शन of ketone bodies which often leads to ketoacidosis, acids and ketones and blood from lipid breakdown, coma if ketone build up। ठीक है। तो कीटोएसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि कीटोन एंड एसिडिक बॉडी हमारे ब्लड के अंदर हाई अमाउंट में हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लिपिड्स का ब्रेकडाउन होने लग जाता है। ओके। तो ये क्या होती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है इसके कारण। हाइपरट्राइग्लाइसिडीमिया, अब ये क्या है, conversion of fatty acids of triglycerol and the secretion of VLDL and chymomicrons and comora actively higher activity of lipoprotein lipase in इज लो इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है। तो लिपिड जब प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा डायबिटीज पेशेंट के अंदर में। कॉन्सिक्वेंटली द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ VLDL, काइलोमाइक्रोन्स एंड ट्राइग्लाइसरोल्स आर इंक्रीज। हाइपर कोलेस्ट्रोलोमा इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली सीन इन डायबिटीज। ठीक है। तो ये एक और हमें क्या है, एक टर्म बताया है, कंडीशन बताई है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर लिपिड का ब्रेकडाउन कम अमाउंट में हो रहा है। ठीक है। इतना ही हमें समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे डायबिटीज मेलाइटिस के। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हम लोग हमारे हार्ट वाली जो डिसीज कंडीशन हमने पढ़ी है उसके अंदर भी देख चुके हैं। अब ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व्स कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टरी, जैसे हमने बात करी अभी कि एक पाइप के अंदर तेल जा रहा है ना, कचरा जा रहा है, फिर वो चिपक जाता है। तो वैसे ही ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज कैसा होता है, चिपचिपा। जब आप चाशनी बनाते हो तो आपने देखा है कि शुगर कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तो वो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी के अंदर चिपकते जाएगा। ठीक है। आपकी जो आर्टरी होती है, महाधमनी होती है, उसमें क्या होती है, चिपकते जाएगा। एओर्टा में चिपकेगा, कोरोनरी आर्टरी में चिपकेगा, जिसके कारण क्या है, आपका ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को भी अराइज करता है। सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, रेटिनोपैथी, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना। रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको भी डैमेज करने का काम करेगा। रेटिना कहाँ होता है, आपके आई में प्रेजेंट होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द आई लेंस रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस। आपने देखा होगा जिसको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन अराइज हो रही है, उन पेशेंट्स को विजन की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके होने लगती है। इसी कारण से होने लगती है क्योंकि वो क्या करता है, आपका जो रेटिना वाला पार्ट है उसमें क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे करके खत्म करने लगता है। अब आप देखो आपकी आईज के अंदर भी क्या होता है, कुछ पोर्शन में क्या होता है, लिक्विड फिल्ड होता है। तो अब बताओ उसके अंदर अगर उस लिक्विड की कंसिस्टेंसी को चेंज कर दे हम लोग तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है। तो वही क्या हो रहा है, रेटिनोपैथी को करता है। नेफ्रोपैथी, डायबिटिक। अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग नेफ्रोपैथी देखें तो नेफ्रोपैथी में क्या हो रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डैमेज किडनी एंड रिजल्टेंट रीनल फेलियर। ठीक है। द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, सीवियरली रिजल्ट इन प्रोटीन यूरिया। ठीक है। अब आपका नेफ्रोपैथी हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो किडनी है वो क्या करता है, मेनली फिल्टरेशन का काम करता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट हाई है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट हाई है, तो वही ग्लूकोज ब्लड के साथ में बहते हुए कहाँ पे आएगा, फिल्टर होने के लिए आपकी किडनी के पास में आएगा, नेफ्रॉन्स के पास में आएगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके ब्लड को फिल्टर करते करते उसके साथ में ग्लूकोज भी फिल्टर करेगा, जिसमें आपके यूरिन में क्या दिखाई देगा, प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको क्या है, ग्लूकोज का भी अमाउंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, नेफ्रोपैथी को कॉज करता है, आपके नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। न्यूरोपैथी, अब न्यूरोपैथी क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी प्राइमरली अफेक्ट्स एंड डैमेजेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हायर एक्सट्रीमिटीज है आपकी बॉडी के अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक के अंदर में, उसको भी मेनली अफेक्ट करने का काम करेगा। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट का जो फेस होता है, जो लेग्स होते हैं, हाथ होते हैं, कभी ना कभी स्वेलिंग उनमें प्रेजेंट आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। पेशेंट रेटिनोपैथी हो सकती है, पेशेंट को नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट कैसे करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस का। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं डाइटरी मैनेजमेंट। अ डायबिटिक पेशेंट इज एडवाइज टू कंज्यूम बैलेंस डाइट विद लो कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड हाई प्रोटीन। प्रोटीन हाई खाना है, कार्बोहाइड्रेट फैट को कम खाना है। फाइबर रिच डाइट लेनी है, वेजिटेबल्स लेने हैं, ग्रीन्स टू सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। जितना भी वाइट मटेरियल है, मैदा है, चावल है, आटा है, इनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं पेशेंट से, है ना। इसके साथ में प्रोटीन हायर होना चाहिए, आपके फूड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट हायर होना चाहिए, फाइबर का कंटेंट हायर होना चाहिए। ठीक है, फाइबर आपकी बॉडी में ब्रश की तरह काम करता है। वो क्या करता है, ब्रशिंग करता है किस चीज़ की, जैसे हम माउथ में ब्रश का यूज़ करके हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, वैसे ही फाइबर हमारी बॉडी को इंटरनली क्लीन करते हुए चलता है, हमारे फूड पाइप्स को क्लीन करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है। ठीक है, ऑल ओवर हमारी बॉडी में जितना भी क्लीनिंग का काम है वो क्या है, फाइबर ही करता है एक तरह से। फाइबर हमारी क्या है, इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हुए चलता है, जिससे क्या है हमको अल्सर्स के प्रॉब्लम कम होते हैं। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में अगर आपको लगता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली डाइट आपको लेते रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको कंज्यूम कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, रिफाइंड शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड स्वीट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये तो हमें पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को स्वीट अवॉइड करना है। ठीक है, फैट इंटेक शुड बी ड्रास्टिकली reduced to so as to meet the nutritional requirement of unsaturated fatty acid। आपकी बॉडी में फैट कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फैट का बनना कम करने के लिए आपको फैट का खाना भी कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग in AKK types of diabetes improve insulin sensitivity by upper regulating GLUT4 receptor, thus decreasing plasma glucose. It helps to reduce weight, control obesity and blood lipids। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी मसल में वो पावर बिल्ड होगी, वो फैट बर्न होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या कर पाएगी, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से करेगी, प्रोडक्शन भी अच्छे से करेगी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स और एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, जो हम लोग हमारे क्लिनिकल सेटिंग में यूज करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को देते हैं। द हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स आर इंसुलिन सिक्रेशन स्टिमुलेटर लाइक सल्फोनाइयूरिल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने का इंसुलिन का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं ये ड्रग्स। जैसे कि नाम दिए हुए हैं हमें कुछ, ग्लिबिन, क्लेमाइड, एल्पोजाइड एंड एलिमेप्रिमाइड एंड मेटिग्लेनाइड, जिसमें क्या क्या होता है, रेपाग्लिनिड एंड नेटेग्लिनिड, और इंसुलिन सेंसिटाइजिंग लाइक बाइग्यूनाइट्स, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टैबलेट आपने सुनी होगी, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को कभी ना कभी देते हुए देखा होगा। द थायोजोलिनेडियोन्स एंड ग्लिटाजोल्स। ठीक है, तो ये कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है, जो हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शंस। ठीक है, इंसुलिन इंजेक्शन आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, अनायूल्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। जो हम लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं ना पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 10 यूनिट, 24 यूनिट, 12 यूनिट, वो उनके इंसुलिन के प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसुलिन आर्टिफिशियली इंजेक्ट कराते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है, या तो फिर उसकी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा जितना उसको चाहिए, उसको तोड़ने के लिए ग्लूकोज को। तो ये हम क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन भी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑल ओवर डायबिटीज मेलाइटिस जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। अगर और कोई क्वेरीज है आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पोर्शन हमसे छूट गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मेनली जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड का ग्लूकोज है, ये लेवल है, उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन तोड़ने का काम किस पर डिपेंडेंट होता है, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल पे, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अगर किसी कारण से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पैनक्रियाज डैमेज हो जाए या इंसुलिन का यूटिलाइजेशन बॉडी नहीं कर पा रही, तब हमें डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है, इंसुलिन। आपको ऑल ओवर इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायबिटीज मेलाइटिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.